नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। और इस सिलेबस के अंतर्गत 12वीं क्लास में आज अपने बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान के विषय में। तो यहाँ मैं आपको याद करवा दूँ, फर्स्ट यूनिट अपने बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना था मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल का राजनीतिक इतिहास पढ़ चुके हैं, प्रशासन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। इसमें से पिछली क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य का भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान देख लिया था। आज हम गुप्त साम्राज्य के विषय में बात करने वाले हैं। आइएगा शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन सी बातें हमें जाननी आवश्यक है। और वैसे भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था योगदान का मतलब क्या होता है। इस समय के जो भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस समय कौन कौन से कलाएं विकसित हुई, कौन कौन सी संस्कृति विकसित हुई, कौन से साहित्य रहे, कौन से मंदिर बने, कौन सी इमारतें बनी, उनके विषय में हम बात किया करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य के विषय में। तो यहाँ साहित्य विषय में हम कह सकते हैं कि यहाँ इस समय जो मुख्य भाषा हम संस्कृत को देख रहे हैं, तो गुप्त काल जो था वो संस्कृत भाषा का क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कौन सा काल था, तो हम उसका आंसर करेंगे गुप्तकालीन जो साहित्य है वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो गुप्त काल संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और संस्कृत ही गुप्तों की राजकीय भाषा हुआ करती थी। राजकीय भाषा से इस तरह से समझें कि उनका जो राज कार्य हुआ करता था वो संस्कृत में ही हुआ करता था। इसलिए संस्कृत का विकास भी खूब सारा हुआ और इसीलिए हम संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल जो है गुप्त काल को ही मानते हैं। इनका राजकीय चिन्ह जो हुआ करता था वो हुआ करता था गरुड़। अब देखिएगा कितनी अच्छी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुराण आप पढ़ते हैं वर्तमान के अंदर, पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी रचना भी किस समय हुई थी, गुप्त काल के समय ही हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुराण जो है वो किसकी देन है, गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में लिखे गए थे दोस्तों। रामायण और महाभारत को भी जो अंतिम रूप दिया गया था वो भी कब दिया गया था, गुप्त काल में। तो पुराण कहीं या हम कहें रामायण है या हम कहें महाभारत है, इन सभी को जो अंतिम रूप है वो गुप्त काल में ही दिया गया था दोस्तों। इसी के साथ स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों में नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इन सभी स्मृतियों की रचना भी किसमें हुई थी, गुप्त काल में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है उन सभी धर्मों की रचना, उन सभी ग्रंथों की रचना हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। अब इसमें कुछ एक मुख्य रचनाकार हैं उनकी बात करें तो कालिदास के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना में है मालविकाग्निमित्रम। ये मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, पहला क्वेश्चन तो आपका यही उठा, किसकी रचना है, कालिदास की। और इसमें क्या कहा गया है, वे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्या है, एक नाटक है। मालविकाग्निमित्रम क्या है, एक नाटक है। और इस नाटक में किसके बारे में बताया गया है, देखो यहाँ पर इस नाम में है ना, मालविका, संधि विच्छेद करें, और अग्निमित्र। तो मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र के पिता कौन थे, पुष्यमित्र थे। तो इनके विषय में, इनके बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसका उल्लेख किया गया है। और ये 5 अंकों का एक नाटक है दोस्तों। विक्रमोर्वशीयम की अगर हम बात करें, ये भी कालिदास की रचना है। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी के मध्य जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है दोस्तों। यह भी 5 अंगों का एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये बहुत ही चर्चित है और आप सभी इसके नाम से वाकिफ़ होंगे, कालिदास का ही है। इसमें दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री थी शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के मध्य जो प्रेम प्रसंग था उसका उल्लेख किया गया है। ये 7 अंकों का नाटक है। यानी मालविकाग्निमित्रम भी एक नाटक है, विक्रमोर्वशीयम भी एक नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक है। इन तीनों के अंदर ही आपको प्रेम प्रसंग ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर हम महाकाव्य की बात करें जो इस समय लिखा गया, तो एक महाकाव्य हमारे पास में आता है रघुवंश। किसका है, कालिदास का है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें दिलीप से लेकर के अग्निमित्र जो शासक हुए उन सभी का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा कालिदास की जो प्रमुख रचना है, महाकाव्य है, वो है कुमार संभव। इसमें 17 सर्ग हैं, यानी 17 पार्ट हैं दोस्तों। खंड काव्य की बात करें,
खंड काव्य देखिएगा ऐसा काव्य होता है जिसमें कोई एक लंबी स्टोरी लाइन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको मेघदूत मिलेगा, किसकी रचना है? कालिदास की। कितनी बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ आपसे सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की है या नहीं है दोस्तों। ऋतु संहार है। तो खंड काव्य इनके दो आए, एक मेघदूत आया और एक कालिदास। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर हम किसे कहते हैं, किस लिए? क्योंकि ये भी बहुत अच्छे नाटककार थे और भारत के इतने सर्वप्रसिद्ध नाटककार जो हैं हमें वो कालिदास देखने को मिलते हैं, इसलिए भारतीय शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को ही कहा जाता है दोस्तों। फिर हम विशाख दत्त की बात करें तो इन्होंने लिखी मुद्रा राक्षस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवी चंद्रगुप्तम, ये दो इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में हम देखें तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की लिखी हुई रचना है। तो कालिदास और विशाख दत्त की प्रमुख रचनाएं हमने देखी। अब इनके अलावा कुछ और रचनाएं भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, नीतिसार कामकंदक की है। याद रखिए क्या नाम लिखा है हमने? कामकंदक। कामकंदक की रचना कौन सी है? नीतिसार। चंद्र व्याकरण किसकी है? चंद्र गोमिन की। यहाँ भी चंद्र नाम है, यहाँ भी चंद्र नाम है। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की रचना है। अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की रचना है और ये संस्कृत का एक प्रमाणिक कोश माना जाता है। विशुद्ध मग किसकी रचना है? बुद्ध घोष की। न्यायावतार किसकी रचना है? सिद्धसेन की। रावणवध किसकी है? वत्स भट्टी की। दश कुमार चरित्र किसकी है? दंडी की। ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से याद करिएगा। कीर्तार्जुनियम भारवी की है, ये भी बहुत बार आती है। सांख्य कारिका एक दार्शनिक ग्रंथ है जो कृष्ण से संबंधित है। प्रमाण समुच्चय दिग्नाग दार्शनिक ग्रंथ है एक। इसके बाद में हम बात करें जो साहित्य था उसमें कुछ एक वैज्ञानिक ग्रंथ हमारे इस समय लिखे गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट ने एक रचना लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय में क्या क्या कहा गया है? दशमलव के बारे में, शून्य के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, पाई का मान बताया गया, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया, पृथ्वी गोल है ऐसा बताया गया, ऋतु परिवर्तन के विषय में बताया गया, दिन रात बनने के विषय में बताया गया। ये सारी जानकारी हमें आर्यभट्टीय ग्रंथ से प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अध्याय जो हैं इन्हें पाद कहा जाता है और इन पाद की संख्या कितनी है, यानी इनके भागों की संख्या, अध्यायों की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन से हैं? गोलपाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और दशगीतिका पाद, ये 4 हैं। इसके बाद में हम वराहमिहिर की बात करें तो वराहमिहिर कौन थे? एक ज्योतिषी हुआ करते थे। इन्होंने जो रचना लिखी वो है पंच सिद्धांतिका। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं, पोलिस, रोमिक, सूर्य, वशिष्ठ और पितामह। इनकी एक और है व्रत संहिता, व्रत जातक और लघु जातक भी इन्हीं की रचना है। फिर हम बात करें भास्कर प्रथम की तो ये एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे। इनकी रचना है महाभास्कराचार्य। तो किसकी रचना है? भास्कर, महाभास्कराचार्य की रचना है। लघु भास्कराचार्य भी इन्हीं की हैं, यानी महा हो भास्कर चाहे लघु हो भास्कर, दोनों भास्कर प्रथम ही रहेंगे। भाष्य की बात करें तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भौतिक शास्त्री माने जाते हैं। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर के थे। ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आपसे ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है। इन्होंने जो लिखी वो लिखी थी ब्रह्म सिद्धांतिका, और जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। खंड खाद्यक लिखी इन्होंने। फिर इसके बाद में देखिएगा कुछ एक ग्रंथ की बात करें तो चिकित्सा ग्रंथ है हमारे पास में। चिकित्सा ग्रंथ में देखिएगा एक तो आता है वाग्भट का अष्टांग हृदय, धन्वंतरी का नवनीतकम और निघंटु, ये जो हैं वो चिकित्सा ग्रंथ हैं। पाल काव्य का हस्त्य आयुर्वेद है। होली स्रोत का अश्वशास्त्र है। नागार्जुन इन्होंने रस चिकित्सा प्रणाली के द्वारा जो आप अभी पढ़ते हैं ना स्वर्ण भस्म, और इनका प्रयोग करना शुरू किया था ना, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, इन धातुओं की भस्म से रोगों की चिकित्सा किसने की थी? नागार्जुन के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके अलावा कणाद जो थे इन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया और अणु सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो ये चिकित्सा ग्रंथ हमने देखे। वाग्भट का अष्टांग हृदय,
धन्वंतरि का नवनीतकम और निघंटु, ये निघंटु बहुत आता है दोस्तों। पाल काव्य का अस्तायुर्वेद, होले स्रोत का अश्वशास्त्र और नागार्जुन का रस चिकित्सा प्रणाली पर इन्होंने जोर दिया था। इसके बाद में अन्य ग्रंथों की बात करें तो कणाद में ये हमने देख लिया है अभी, अन्य ग्रंथ वाला। फिर हम बात करें गुप्त काल में मंदिर निर्माण की। गुप्त काल में वास्तुशास्त्र के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। कला और साहित्य की दृष्टि से हम बात करें तो गुप्त काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग तो गुप्त काल है, और अगर आपसे पूछा जाए कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कौन सा है तो भी गुप्त काल है। क्योंकि हमने देखा कौन कौन से मुख्य भारतीय, अगर आप इतिहास की बात करें प्रारंभिक की, तो यही ग्रंथ है जो आज भी इतने ज़्यादा चर्चित है। उन सभी की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर निर्माण की जो कला है उसका विकास भी आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। प्रथम बार मंदिर के साक्ष्य आपको यहीं मिलेंगे। ये मंदिर किस शैली में बने तो नागर शैली में बने और पंचायतन शैली के मंदिर हैं जो इस समय बनाए गए थे। कौन कौन से हैं तो यहाँ देखिएगा, देवगढ़ जो है इसका दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, भारतीय निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है, जहाँ पर 12 मीटर ऊंचा शिखर है। जैसे आप मंदिर देखते हो ना, मान लीजिएगा ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो शिखर बना होता है, तो इन शिखर का जो निर्माण है, शिखर का जो पहला उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है, जिसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर बना हुआ है दोस्तों। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर बनी हुई मूर्तियां हैं। गुप्तकालीन मंदिर कैसे होते थे? छोटी छोटी ईंटों से बनाए जाते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। लेकिन कानपुर का जो भीतर गांव मंदिर है और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है वो केवल ईंटों से बना हुआ है। तो देखिएगा, गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो ईंट और पत्थर दोनों से बनाए जाते थे। लेकिन हम बात करें कानपुर के भीतरगांव मंदिर की और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की, तो ये केवल और केवल ईंटों से निर्मित मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दशावतार मंदिर, शिखर जिसकी हमने बात की थी। ये भीतरगांव का मंदिर जिसके विषय में अभी अभी हमने बात की है कि भीतरगांव का मंदिर क्या है और सिरपुर का मंदिर क्या है, केवल ईंटों से निर्मित है। यहाँ आपको पत्थर भी मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं है। ये सारा का सारा किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है दोस्तों। ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ में है, ईंटों से बना हुआ। इसके अलावा भी कुछ और मंदिर हैं, जिसमें तिगवा मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर है जिसमें आपको नरसिंह की मूर्ति मिलेगी। भूमरा मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, यहाँ पर शिव मंदिर है। नचना कुठार काफ़ी फेमस है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। उदयगिरी मंदिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक विष्णु मंदिर है दोस्तों, उदयगिरी का मंदिर। भीतरगांव कानपुर यूपी, अभी हमने इसको देखा था, ईंटों का मंदिर है। इसमें प्रथम बार मेहराब का भी प्रयोग किया गया था। मेहराब यानी गेट के ऊपर जो गोलाकृति आकृति बनाते हैं ना, इस तरह की मेहराब बोलते हैं उसको। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। पहला भीतरगांव वाला, दूसरा हम कौन सा कहते हैं? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और ये भीतरगांव के मंदिर के जैसा सा ही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इन सभी के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एरण का वराह मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एरण स्थान पर है और वराह से संबंधित है। इसके अलावा मुकुंदर्रा मंदिर राजस्थान, सांची का मंदिर एमपी, दह पावतिया का मंदिर डह पर्वतिया असम, ये एक अलग क्षेत्र में रह गया इसलिए पूछा जा सकता है। शंकरगढ़ का मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहोम का मंदिर यूपी में है। बेग्राम का मंदिर जो है ईंटों से निर्मित भगवान गोविंद स्वामी का मंदिर है ये। इसके बाद में हम बात करें मूर्ति कला के विषय में, तो गुप्तकालीन मूर्ति कला के अंदर आपको जो शैली मिलेगी वो मिलेगी मथुरा मूर्ति कला शैली। यहाँ पर खूब मूर्तियों का निर्माण हुआ। सारनाथ से हमें जो मूर्ति मिली है वो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति हमें कौन से स्थान से प्राप्त हुई है ना? सारनाथ से। ऐसा एक क्वेश्चन आरएस में भी अभी पूछा गया था दोस्तों। सुल्तानगंज में देखिएगा ताम्र निर्मित बुद्ध मूर्ति हमें प्राप्त होती है, तांबे से निर्मित, 7 फीट ऊंची है और 1 टन इसका वजन है। मथुरा से हमें खड़े बुद्ध की मूर्ति और विष्णु मूर्ति प्राप्त होती है। बैठे बुद्ध की मूर्ति सारनाथ से और खड़े बुद्ध की मूर्ति मथुरा से प्राप्त होती है। उदयगिरी से हमें वराह मूर्ति प्राप्त हुई है। रूपवास भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम, वैसे भी आप देखिएगा ब्रज के पास में है भरतपुर, तो बलराम और कृष्ण की मूर्तियाँ हमें यहाँ मिलती हैं। मथुरा में महावीर स्वामी की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे, यही मूर्ति कला के मुख्य केंद्र हुआ करते थे।
अगर आपसे पूछा जाए ना, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, इनमें से मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था गुप्त काल में, तो मथुरा था, सारनाथ था, पाटलिपुत्र हुआ करता था दोस्तों। इस काल में जो मूर्तियां बनी वो पत्थर से भी बनती थी और मिट्टी से भी बनती थी, दोनों से बनी हुई मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। गुप्त काल में जो मूर्तियां प्रथम बार बनी उससे पहले नहीं थी, तो वो है अर्धनारीश्वर रूप में शिव की मूर्ति, गंगा यमुना की मूर्ति आपको पहले नहीं मिलेगी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये तीनों मूर्तियां जो है पहली बार गुप्त काल में ही बनी थी। फिर हम गुप्तकालीन चित्रकला की बात करें तो वात्स्यायन के कामसूत्र में हमें चित्रकला की गणना देखने को मिलती है। जो 64 कलाओं की वात्स्यायन बात करते हैं उसमें से एक चित्रकला की भी बात आती है। गुप्तकालीन चित्रकला के अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो हमें अजंता और जो बाघ की गुफाएं हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। और अजंता की गुफाओं से कौन परिचित नहीं है दोस्तों। अजंता की चित्रकला की बात करें तो अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पहली बात, यहाँ हमें 29 गुफाएं प्राप्त होती हैं और इनके खोजकर्ता थे सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 में इसकी खोज की थी। इसमें 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर जो गुफाएं हैं वो किसके द्वारा निर्मित है, अजंता के अंदर जो हैं वो गुप्तकालीन की मूर्तियां जो हैं अपनी मानते हैं, गुफाएं मानते हैं। तो ये जो 16-17 नंबर गुफा है ये कौन सी है, ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं दोस्तों। इनका जो विषय है बौद्ध धर्म है, इसमें जो भी चित्रकारी हुई है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का कंसेप्ट ही देखने को मिलेगा। 16 नंबर गुफा का प्रसिद्ध चित्र है मरणासन राजकुमारी। इसके भाव इतने अच्छे बने हुए हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं, जैसे अभी मरने ही वाली है ना, इतना अच्छा चित्रकला यहाँ देखने को मिलती है। 17 के प्रसिद्ध चित्र है माता तथा शिशु का चित्र, बुद्ध के गृह त्याग के चित्र हैं यहाँ पर। इनका निर्माण वाकाटक वंश के राजा पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा करवाया गया था। गुप्तकालीन गुहा वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही माने जाते हैं। बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य ये अपने देख चुके हैं, इनका वर्णन भी यहाँ आप देखेंगे। बाघ की चित्रकला की अगर हम बात करें तो बाघ की चित्रकला, बाघ है कहाँ, सबसे पहले ग्वालियर मध्य प्रदेश के समीप बाघ नामक स्थान पर 9 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं जहाँ पर हम गुप्तकालीन चित्रकला देख सकते हैं। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसके चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। इसमें जो चित्र मिलेंगे बाघ वाली गुफाओं में वो आपको लौकिक जीवन से संबंधित ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रसिद्ध दृश्य आपको संगीत के और नृत्य के मिलेंगे। वेशभूषा, केश विन्यास के दृश्य बहुत अच्छे बन पड़े हैं। तो इतना ही था इसमें। आगे हम बात करें गुप्तकालीन सिक्कों के विषय में तो श्रीगुप्त के सिक्के श्रीगुप्तस्य कहलाते थे। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर राजा रानी के चित्र हैं। घटोत्कच के सिक्के कच्छ सिक्के कहलाते थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें तो इन्होंने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। लिच्छवे, दोहित्र, वीणा बजाते हुए यहाँ आप देख सकते हैं। कुमारगुप्त नंदी सिक्के, समुद्रगुप्त के समय जो आपको अश्वमेघ यज्ञ है उसके चित्र देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें पंजे में सर्प लिए हुए गरुड़ देखने को मिलेगा। परशु प्रकार के स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, समुद्रगुप्त ने चलाए थे। कुमारगुप्त के सिक्कों में नंदी का प्रकार है, नंदी देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ के रूप में देखेंगे आप। चंद्रगुप्त द्वितीय के अंदर पंजे में सर्प लिए हुए जो गरुड़ है वो दिखाई देगा। परशु प्रकार के स्वर्ण सिक्के समुद्रगुप्त के समय चलाए गए थे। सर्वाधिक सिक्कों का जो प्रचलन है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय हमें देखने को मिलता है। स्वर्ण सिक्कों में मिलावट सबसे ज़्यादा स्कंदगुप्त के समय हुआ करती थी। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के का अन्य नाम हमें दिनार भी देखने को मिलता है। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय के हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों की अगर हम बात करें तो बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है और हमने यही कहा इसके सबसे ज़्यादा अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। मंदसौर प्रशस्ति से कुमारगुप्त प्रथम के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ का और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है। एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के काल का है, गुप्त काल का ही है। इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सती प्रथा की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है। मथुरा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। इसमें पहली बार गुप्त संवत जिसकी हम बात करते हैं उसका उल्लेख हमें यहाँ देखने को मिलता है। उदयगुरी का जो सेव गुहा लेख है यहाँ भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। इसकी रचना सांदी विग्रह वीरसेन के द्वारा की गई थी दोस्तों।
प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह है समुद्रगुप्त के सांदी विग्रह हरिसेन जो संधि करवाता था, मंत्री हुआ करता था, हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई। इसकी भाषा संस्कृत है। चंपू शैली का है। चंपू शैली मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा अलग अलग राज्यों के प्रति अलग अलग नीति अपनाने का उल्लेख किया गया है। तो समुद्रगुप्त जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकृति अपनाता था, नीति अपनाता था। दक्षिण के राज्यों के प्रति उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी उनको पकड़ लेना राज्यों को और फिर उन्हें छोड़ देना। उत्तरापथ और आर्यावर्त के प्रति प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। प्रसवोद्धरण की नीति होती है जड़ मूल से ही उखाड़ करके फेंक देना सामने वाले राज्य को। वनवासी जातियों के प्रति जो नीति अपनाई थी इन्होंने, वो थी सेवा करवाने की नीति। इनको गिरफ्तार कर लेते थे, इनको हरा करके सेवा करवाने का कार्य करते थे। पूर्व और पश्चिम के जो गणराज्य थे उनमें सर्वकरदान और प्राणानुगमन की नीति देखने को मिलती है, यानी टैक्स लेना उनसे। तो 4 प्रकार की नीतियां यहाँ पर हम मुख्यतः देखते हैं। यानी समुद्रगुप्त जो है अपने आसपास के जो राज्य थे उनके प्रति कौन सी नीतियाँ अपनाई उसने। जैसे दक्षिण के राज्य थे उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह, उन्हें हराया और उन्हें छोड़ दिया, इस प्रकार की नीति। उत्तरापथ यानी आर्यावर्त के प्रति प्रसवोद्धरण यानी उन्हें जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया, इस प्रकार की नीतियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। विदेशी जातियां थी उनके प्रति हम बात करें तो आत्मनिवेदन का, कन्योपायदान का और गुप्त मंदक नामक नीतियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें गुहा वास्तुकला के अंतिम दौर में। गुहा वास्तुकला यानी गुफाओं का जो पत्थर काट करके गुफाओं का निर्माण हुआ। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर गुप्त काल में ही निर्मित हुए। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो आपको उदयगिरी का मंदिर देखने को मिलेगा, जो भिलसा मध्य प्रदेश के उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, उदयगिरी का मंदिर। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे वीरसेन, उनके द्वारा बनाया गया था। ये गुहाएं चट्टान काट कर निर्मित हुई, यानी एक बड़ी चट्टान थी उसको काट करके अंदर जो है गुफा का निर्माण किया जाता था। ये भी हमने भी बात की है थोड़ी देर पहले। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता और बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफाएं में से 16, 17 और 19 नंबर जो गुफा है वो गुप्त काल की है। इनमें क्या क्या है वो पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं। 16वीं 17वीं गुफा की ख्याति चित्रों के कारण है। इन दोनों गुफाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए चित्र आपको देखने को मिलेंगे। बाघ में 9 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 4 जिसको रंगमहल भी कहते हैं, इसमें 20 खंबे भी आपको देखने को मिलेंगे। बाघ की गुफाओं में भी दीवारों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी है, लेकिन उतनी नहीं है। यहाँ बाघ की गुफाओं में सामान्य जनजीवन के चित्र ज़्यादा हैं दोस्तों। गुप्तकालीन गुफा भवनों और गुहों की विशेषता ये है कि इनके बाहरी और प्रवेश द्वार पर आपको खड़ी और बैठी हुई प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। गुप्त काल के कलाकारों ने लकड़ी के रूपों और तकनीक का त्याग कर दिया। इससे पहले मौर्य काल में आपको लकड़ी के रूप देखने को मिलेंगे, महल भी लकड़ियों से बन जाते थे। उन नीति का यहाँ गुप्त काल के कलाकारों ने परित्याग कर दिया था दोस्तों। एलोरा में हमें बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म की गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ 12 में से 5 गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन हैं। अजंता की बात की थी, बाघ की बात की, एलोरा में भी है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था ये हमारा टॉपिक। इसमें गुप्तकालीन कला संस्कृति के विषय में हमने संपूर्ण बातें कर ली हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कोई समस्या हो तो सिलेबस बिल्कुल जल्दी ही हम पूरा कर लेंगे दोस्तों, इतना विश्वास रखिए। हमने पहले भी पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं मिलते हैं और हाँ, पूरा सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी केवल हम ही लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।